जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते से जुड़ी 5 बड़ी मांगे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के सामने रखी जा रही है या 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जा रही है। अब ये मांगे ऐसी हैं जिसको अगर कमेटी मांग लेती है और अपनी सिफारिशों में शामिल कर लेती है तो इसका सीधा फायदा जो है सैलरी और पेंशन और अलाउंसेस में भी होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं कि ये 5 प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स भी आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यानी बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करूंगी, फिर इसके बाद हम बात करेंगे महंगाई भत्ते को लेकर जो 5 बड़ी और प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर याद दिला दूं, ये उन कमेंट्स के जवाब हैं जो हमें एकदम लेटेस्ट जो हमारे वीडियो है उस पर मिले हैं। अभी हमारे बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनके पेंशन संबंधी सवालों को उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से शेयर तो किया होगा पर वो हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर से कमेंट करिए ताकि आपके सवालों का हम जवाब दे पाए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक एक करके सभी कमेंट्स के जवाब देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम कल की वीडियो में टाइटल में आपने जो है पीएमआर को ओआरओपी मिलेगा या नहीं ये लगा के रखा था, बट आपने वीडियो में एक बार भी जो है जिक्र नहीं किया। जब आपके पास पीएमआर की कोई न्यूज हो तो प्लीज वीडियो के जरिए बताना और बताने की कृपा करिएगा। तो सर आपको जो ये थोड़ी सी दिक्कत हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और अगर रीजन की बात करूं तो उस वीडियो में सही बात है, मैं पीएमआर वेटरन्स के लिए जो अपडेट है ओआरओपी की उसके मैं ये बात करने वाली थी पर मैं भूल गई थी। तो आज मैं इसके बारे में अपडेट शेयर कर देती हूँ। हमारे पीएमआर वेटरन्स के लिए अपडेट ये है ओआरओपी की कि जुलाई महीने में कोर्ट की केस की डेट है, तो जो भी अपडेट होगी मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। सुनवाई होती है, नहीं होती या फिर से हमें कोई अगली डेट मिलती है एडवोकेट सर से, इसके बारे में बात करके मैं जरूर से बता दूंगी। 22 जुलाई की शायद डेट है जिस दिन ये सुनवाई होनी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटिशन दायर कर दिया है उससे पीएमआर केस यानी ओआरओपी मिलने वाले जो पीपीओस वगैरह भी जारी होने थे उसको लेकर भी जो है ये मामला अटका पड़ा है और बहुत जल्दी नजदीकी समय में ये सुलझता हुआ भी नहीं दिख रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम वी आर ऑल्सो पेइंग रिकवरी, यानी इनको भी जो है रिकवरी का पैसा देना पड़ रहा है, पेंशन से रिकवरी आई है। देखिए कल जो वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि जो कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, उनकी पेंशन से ओवर पेमेंट के नाम पर जो रिकवरी काटी जा रही है उसमें उसमें हालांकि कर्मचारी पेंशनर्स की कोई भी गलती नहीं है। और इसी मांग को लेकर, इसी समस्या के समाधान के लिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइट ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव वगैरह के साथ जो है एक बैठक की थी जिसकी डिटेल में जानकारी कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब ये पूरी बैठक रिकवरी को लेकर थी। आने वाले दिनों में रिकवरी को लेकर कुछ दिशा निर्देश, मेमोरेंडम वगैरह जो है केंद्र सरकार जारी करेगी, ऐसा आश्वासन भी बाकायदा मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने कुछ मांगे भी रखी हैं कि किन किन परिस्थितियों में रिकवरी वगैरह नहीं होनी चाहिए और 5 लाख से नीचे की रिकवरी है तो जो है विभाग खुद ही इसके लिए फैसले ले। आप डिटेल में वो वीडियो को देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप डिफेंस के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, डिपेंडेंट हैं, रिकवरी आ रही है तो आप स्पर्श में लॉग इन करके पेंशन स्लिप डाउनलोड करके रिकवरी का अमाउंट जानिए, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करा के रिकवरी जो है उसको बंद कराइए। उनको पूछिए, आपके विभाग, मंत्रालय, डिपार्टमेंट से पूछना है, अगर डिफेंस के हैं तो रिकॉर्ड से पूछना है, स्पर्श पीसीडीए से पूछना है कि अतिरिक्त पैसा दिया भी है या ऐसे ही रिकवरी काट रहे हैं। ज्यादातर केस में रिकवरी गलत ही होती है जो सीपी ग्राम की मदद से रुक जाती है, तो ये प्रयास जरूर से करिएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि सर मैं रेलवे का एम्प्लॉइज हूँ, मेरी ज्वाइनिंग 2012 से है लेकिन मुझे 2016 का 7th पे कमीशन का एरियस नहीं मिला।
ये काफी आप जो कह रहे हैं गंभीर बात है, और हालांकि ऐसा होता नहीं है कि जो सर्विस में है और उसी टाइम जो अगर कोई सर्कुलर्स वगैरह आता है या इस तरीके से पे रिवीजन होता, पेंशन जो सैलरी रिवीजन वगैरह होती है उसका एरियर्स ना मिले। पर अगर आप कह रहे हैं कि आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से जो सेल अलाउंसेस का एरियर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अलाउंसेस का एरियर तो किसी को भी नहीं उसका भुगतान हुआ है। 1 जनवरी 2016 से लेकर जो 17-18 महीनों का अलाउंसेस का एरियर था उसका भुगतान तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी सैलरी में जो डिफरेंस आया है उसका भी अगर आपको एरियर्स नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला, तो इसको लेकर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपके जो विभाग हैं उससे आप संपर्क इसके बारे में कर सकते हैं, ये जरूर से मिलेगा। फिर भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप हमसे संपर्क करिए, मैं जरूर से मदद करूंगी। और दूसरी बात, आप ये बात ध्यान रखिए कि 2016 में भले ही पे कमीशन को लागू माना जा रहा था, 7 पे कमीशन को, लेकिन सिफारिशें आते आते 2017 या 18 हो गया था। तो 2017 का अंतिम समय आ गया था, मतलब जैसे एंडिंग आ गया था, 2017 शायद जुलाई के बाद ही आया था। तो आप ये थोड़ा देखिए कि उस समय तो आपको जो है ये पैसा नहीं मिला है, थोड़ा इस बात का ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मुझे एसबीआई बैंक से सीपीपीसी भोपाल से मेरे फादर का और मेरी मदर का कैलकुलेशन शीट और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है। मैंने सीपी ग्राम पर भी कंप्लेन किया था और बैंक सीपीपीसी भोपाल से भी। या तो मैं कंप्लेन सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं तो बताइएगा प्लीज। मेरे फादर आर्मी से रिटायर हुए थे। सर आपके कमेंट्स को इसके पहले भी मैं वीडियो में शामिल कर चुकी हूँ, शायद वहां से जो जवाब आ भी रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप एक काम कर सकते हैं कि सीपी ग्राम पे या फिर आप किसी नजदीकी सीएससी सेंटर जाके आप जो है सीधे सीधा बैंक की साइट पर जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। एसबीआई हो या कोई भी बड़ी बैंक हो, अगर आप सीधे सीधे बैंक से कंप्लेन करेंगे तो भी बैंक जो है विद इन 1 सेकेंड जवाब देता है। 1 सेकंड के अंदर या कम से कम 2-5 सेकंड के अंदर आपको बैंक की तरफ से जवाब मिलेगा और समस्या का समाधान भी होगा। फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप प्लीज कॉल करिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम ओआरओपी का तीसरा किस्त जो है मिलना है क्या, प्लीज मैम हमें इसके बारे में बताइए। देखिए ओआरओपी 3 का पूरा एरियर जो है वो एक साथ मिला, ये एरियर कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि ओआरओपी 3 जो है समय से लागू कर दी गई थी, कुछ 2-4 महीनों का ही इसमें एरियर्स बना है। तो हो सकता है कि ये एरियर्स आपको मिल गया हो, आपको इसकी जानकारी नहीं मिली हो। पर ओआरओपी 3 का जो एरियर है उसका भुगतान एक ही साथ हुआ है, इंस्टॉलमेंट में नहीं हुआ था। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरी जिज्ञासा ये है कि पीपीओ में जो एमएसपी 5200 रुपए दिखाया गया है, क्या इसका कोई फायदा टोटल पेंशन में होता है? अगर आप 2006 के बाद रिटायर आए हैं तो आपकी पीपीओ में जो है एमएसपी लिखा हुआ दिखेगा। पेंशनर्स को इससे आधा यानी कि 2600 रुपए जो है उनकी बेसिक में जुड़कर आता है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, 2018 को रिटायर हुआ हूँ और 17 साल 10 दिन की सर्विस है, पर मेरा एमएससीपी है वो जो मुझे नहीं मिला है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो जैसे कि आपने लिखा कि 17 साल सर्विस है, तो अब जो पीपीओ आपका है उसमें आप देखिए ग्रेड पे 2800 है और पे लेवल 05 है, तो आपको बिल्कुल हवलदार के हिसाब से पेंशन जो है वो मिल रही है, यानी हवलदार रैंक की पेंशन मिल रही है। लेकिन अगर नायक रैंक की पेंशन मिल रही है और जिसका पे लेवल 04 होता है, अगर उस हिसाब से पेंशन मिल रही है, आपको कोई भी सीरियस पनिशमेंट नहीं है, कोई रेड इंक एंट्री नहीं है, ये सारे नियम सही हैं, तो आपको एमएससीपी जरूर से मिलना चाहिए। सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ जो है रिकॉर्ड और स्पर्श में रॉन्ग था, जिसको रिकॉर्ड और स्पर्श में जो है चेंज करवा लिया है, लेकिन ईसीएचएस कार्ड में गलत है। सीएससी सेंटर वाले डेट ऑफ बर्थ ठीक करने के लिए ईसीएचएस कार्ड का पासवर्ड मांग रहे हैं, तो इसके लिए लॉकडाउन वगैरह में जो है इनका पासवर्ड, ये 2020 में पेंशन आए थे और पासवर्ड मालूम नहीं है, इस तरीके से ये कंप्लेन कर रहे हैं ईसीएचएस कार्ड बनाने के लिए। तो सर मेरे चैनल पर आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप मुझे कॉल करिए, ईसीएचएस का जो ये पासवर्ड है उसको रिकवरी करने में, उसको वापस लाने में मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी और ये हो जाएगा, कोई ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लीज आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर से कर दूंगी। और क्योंकि ये ईसीएचएस का कार्ड का मामला है तो हम ऐसे मामलों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ईसीएचएस कार्ड की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। तो आप जैसे कॉल करेंगे मैं इसके लिए आपको खुद ये पासवर्ड वगैरह जो है वो मालूम करके दे दूंगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं,
एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी पेंशन ट्रेजरी से आ रही है, पर्स में माइग्रेशन नहीं हो रहा है, प्लीज आप हेल्प करिए। सर आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए कि इस पर्स में माइग्रेशन नहीं हो रहा है, इसको होने के लिए। और ये इसलिए भी करवाना जरूरी हो जाता है क्योंकि OROP 3 के समय में अगर देखें तो बहुत सारे गुजरात के भी पेंशनर्स ऐसे थे ट्रेजरी से जिनकी पेंशन आ रही थी। OROP 2 के भी ऐसे कुछ मामले हमारे सामने आए थे। तो अगर ट्रेजरी से पेंशन आ रही थी तो पेंशन रिवीजन जो होता है समय समय पर जो सर्कुलर्स वगैरह आते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में कई बार जो है समस्या आती है, उसको लागू नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, तो आप भी जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करके अपनी पेंशन जो है डायरेक्ट पर्स से करवा लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट जो आई है उसके लिए। 8वें वेतन आयोग से पहले ये 5 बड़ी मांगे हैं। क्या बेसिक पे में जुड़ जाएगा डीए? क्योंकि मांग तो यही कह रही है कि महंगाई भत्ता जो है उसको बेसिक पे में मर्ज कर दीजिए। अब देखिए डीएनएस अलाउंस यानी डीए क्या है? सबसे पहले हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता क्या होता है। देखिए डीए महंगाई से राहत देने वाला भत्ता है। हर साल 2 बार इसका संशोधित इसको किया जाता है। जनवरी और जुलाई से ये लागू होता है। इसकी गणना एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर होती है। इसके बाद अगर देखें करंट पोजीशन क्या है, जनवरी 2026 से डीएडीआर जो है 60% तक पहुंच गया है। अभी हमारी सैलरी और पेंशन में डीएडीआर जो है वो 60% के हिसाब से ही जुड़कर आ रहा है। कर्मचारियों की पहली बड़ी मांग क्या है? डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। भविष्य की सैलरी बढ़ सकती है। डीए मर्ज के बाद पेंशन कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है। सैलरी बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगा डीए मर्ज के बाद। एचआरए, टीए सहित अन्य अलाउंसेस का आधार बदल सकता है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने हालांकि इसको लेकर मंजूरी नहीं दी है, ये सिर्फ मांगे हैं। देखिए दूसरी बड़ी मांग क्या है? महंगाई के अनुसार डीए फॉर्मूला। इसके लिए देखिए इन्फ्लेक्शन के हिसाब से डीए को और प्रभावी बनाया जाए। सैलरी जो है या इन्फ्लेक्शन यानी वास्तविक जो महंगाई है उसमें काफी अंतर है, इसको ठीक करना है। वास्तविक महंगाई का पूरा लाभ मिले ताकि भविष्य में वेतन की क्रय शक्ति बनी रहे। इसके साथ देखिए तीसरी बड़ी मांग क्या है? बेसिक सैलरी में बड़ा सुधार ये कहा जा रहा है। वेतन संरचना का अधिक संतुलित बने, लोअर लेवल एम्प्लॉइज को अधिकतम जो है लाभ मिले और मिनिमम बेसिक पे जो है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। संगठनों की मुख्य मांग है कि न्यूनतम मूल वेतन जो है यानी मिनिमम बेसिक पे के ढांचे को मजबूत किया जाए। कुछ इस तरीके से ये मांग रखे रहे हैं महंगाई भत्ते को लेकर भी। चौथी बड़ी मांग जो अभी हमें कुछ दिनों से ये नई सुनने के लिए मिल रही है जो एचआरए को लेकर है। एचआरए की दरों में वृद्धि की जाए, शहरों के हिसाब से बेहतर संशोधन हो। इसके साथ साथ वास्तविक किराए के अनुरूप भुगतान मिले, यानी ये नहीं कि कोई एम्प्लॉइज है वो ज्यादा किराया दे रहा है पर उसको एचआरए कम मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर भी यहाँ पर मांग है। पांचवी बड़ी मांग टीए को लेकर है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बढ़ाया जाए और इसके साथ एचआरए की तरह ही बढ़ती परिवहन लागत की भरपाई के लिए यह संशोधन आवश्यक माना जा रहा है। यानी एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस में बढ़ोतरी की मांग की गई है। और ये मांग देखिए टीए में बढ़ोतरी की मांग क्यों है? वर्तमान में फ्यूल कॉस्ट को ध्यान में रखा जाए। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए टीए का अलाउंसेस जो बढ़ाया जाए। अब इसके लिए पेंशनर्स के लिए इसमें क्या मांगे हैं? देखिए डीआर महंगाई राहत का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाए। पेंशन रिवीजन की बात करें तो डीए मर्ज होने की स्थिति में पेंशन रिवीजन पर तत्काल विचार होना चाहिए। इसके साथ देखिए भविष्य की पेंशन कैलकुलेशन को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाया जाए। ये कुछ मांगे जो हैं अभी हाल फिलहाल रखी जा रही हैं। अब क्या है, सरकार ने इन मांगों को लेकर क्या मंजूरी दे दी है? तो जवाब है कि नहीं। कोई ऑफिशियल अप्रूवल अभी तक नहीं आया, कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं है, कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन ये मांगे वो हैं जो कर्मचारी संगठनों के द्वारा, पेंशनर्स के संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार के सामने रखी जा रही है। आगे क्या देखना होगा? डीएमर्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ी मांग आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है। एचआरए और टीए भत्ते बढ़ाने की तेज होती मांगे हैं। ये पेंशनर्स के लिए समान लाभ की अपेक्षा और दबाव। इसके साथ 8वां वेतन आयोग अंतिम निर्णय सरकार और आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझनी जरूरी है कि इस बार बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो कर्मचारी या पेंशनर्स के जो एसोसिएशन है वो 8वें वेतन आयोग की कमेटी से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डीए की गणना का जो फॉर्मूला है उसको बदला जाए।
जो कर्मचारी पेंशनर्स कमेंट्स के माध्यम से ये कहते हैं कि मैम, जहां 2014 से पहले महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं 7वें वेतन आयोग में ये बढ़ोतरी कम क्यों हो रही है? जब हम बाजार जाते हैं तब हमें महंगाई दिखती है, दवाइयों के दामों में महंगाई दिखती है, जीवन जरूरियातों की चीजों में महंगाई दिखती है, बच्चों के एजुकेशन में महंगाई दिखती है, लेकिन महंगाई भत्तों के आंकड़े यानी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों में महंगाई क्यों नहीं दिखती? केंद्र सरकार महंगाई भत्ता सही से क्यों नहीं बढ़ा रही है? अब ये मांगे, ये जो कर्मचारी या पेंशनर्स की आवाज थी, कहीं ना कहीं इनके संगठन तक पहुंची है और डीए की गणना का फॉर्मूला जो है उसको बदलने की मांग भी जो है की जा रही है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण रह जाएगा कि 8वें वेतन आयोग की कमिटी जो है इन मांगों को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगी या नहीं। आप इस विषय पर क्या अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।